Hello everyone. As you know that I am doing Indian polity by I am Lakshmi Khan. Okay, this is the part 3 of chapter 2, which is nothing but is making of constitution. Okay, this is about myself. This will be a small video because I have not considered uh, much part, much portions from this chapter. Okay, so we'll see. Okay, so see when our Constituent Assembly started functioning, so they have done some changes in the Independence Act. Okay, so we have seen in the previous classes in chapter 1 the Indian Independence Act of 1947. So they have made some changes, so we'll see those changes. Okay, so what they have done, the representation of the princely state who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it on April 28, 1947 respectively of 6 states were पार्ट ऑफ द असेंबली. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली असेंबल होना शुरू हुई थी तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो दे हैव नॉट ज्वाइन. ओके, बट धीरे धीरे वो लोग ज्वाइन करना शुरू कर दिए थे, जिसमें से 6 स्टेट थे जो भी दे वर द पार्ट ऑफ द असेंबली. ओके, on 26 April 26, 1947, after the acceptance of Mountbatten plan on June 3, 1947 for a partition of the country, the representative of most of the other princely states took their seat in the assembly. ठीक है, जैसे कि अब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद जून 1947 को जो पार्टीशन हो गया, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का डिमांड कंटिन्यूस था, तो पार्टीशन होने के बाद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ठीक है, तो काफ़ी प्रिंसली स्टेट ने नहीं ज्वाइन किया था, तो मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द असेंबली. ओके, सो दे टुक देयर रिस्पेक्टिव सीट्स. द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर द असेंबली. ठीक है, अब जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो जो मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग्स थे वो भी आके इंडियन डोमिनियन की जो इंडियन डोमिनियन आई मीन ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें आके वो बैठते थे. ठीक है, आई मीन देखिए, दिस वाज लिटिल बिट thing were related to coaching in the Independence Act, but the actual thing has been changed from here. The Indian Independence Act of 1947 made the following 3 changes in the position of the assembly. ठीक है, what were the changes? The assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution in its place, obviously. ठीक है, it act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. Okay, so we have seen a lot of things in the Indian Independence Act. So what changes they have done, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको फुल्ली सोवरेन बॉडी बनाया गया. ठीक है, एंड वो आई मीन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैन फ्रेम any type of constitution that they wish to. Okay, and also they are empowered to the assembly to abrogate or alter law made by British Parliament. उससे पहले जो भी laws made by the British Parliament they can also alter, okay, in the relation to India. ठीक है, मतलब उसको उसमें कुछ भी changes करके अपने हिसाब से उनको अगर कोई चीज़ करना है तो they can do that. I mean obviously the Constituent Assembly. सेकेंड चेंजेस जो उन्होंने किया था, द असेंबली ऑल्सो बिकम लेजिस्लेटिव बॉडी. तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो नहीं, इट वॉज नॉट ओनली फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो इट हैज़ बिकम एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी. इन अदर वर्ड 2 सेपरेट फंक्शन वर असाइन टू द असेंबली. ठीक, और असेंबली की 2 सेपरेट फंक्शन असाइन किया गया था. दिस इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया. एक तो ये था कि फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी एंड इनएक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री. ठीक है, और दूसरा जो इसका फंक्शन था कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो भी कंट्री के लिए बनाएगी. ठीक है, अभी आप देखोगे लास्ट में ऐसा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वही बाद में पार्लियामेंट का रूप लेगी, और दैट विल सी लेटर. पहले से मैंने बता दे रहा हूँ आपको. these two tasks were to be performed by unseparated. ठीक है, जैसे कि
ये अलग अलग डे पे होता था। जैसे मान लेते हैं कि अगर उन्हें अगर एक दिन बैठ रहे हैं तो उस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाला काम करेंगे। अगर उनको लॉ बनाना है तो उस दिन दे आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, दे विल नॉट टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पे सिर्फ लॉ के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे दो फंक्शन होता था असेंबली का। Thus the assembly become the first parliament for of free India। ठीक है, मैं आपको इससे पहले बता दिया हूँ। असेंबली become the first parliament of free India। जो हमारे फ्री इंडिया बना तो इट बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट। डोमिनियन लेजिस्लेचर, अब इस जो इंडियन डोमिनियन है उसका लेजिस्लेचर जो हमारा प्रेजेंट टाइम है लोकसभा राज्यसभा है। वेन एवर द असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी इट वॉज चेयर बाई राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब जब भी कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी के रूप में जब ये मिलती थी तो उसको कौन प्रिसाइड करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, अब जब ये इनको कुछ लॉ वगैरह बनाना है तो उस टाइम पे कौन चेयर करता था? जी वी महावलंकर। ये चीज़ अब याद रखिएगा। ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन, जब असेंबली अगर उनको जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसको प्रिसाइड करता था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब इनको कुछ लॉ बनाना है, ठीक है, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की जैसे एक्ट करते थे तो उस टाइम पे कौन चेयर प्रिसाइड करता था? जी वी महावलंकर। ओके, दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल 26 नवंबर 1949। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन कब तक चला? 26 नवंबर 1949 तक। व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। ठीक है, ये चीज़ तब तक चला जब तक कि टास्क ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द मुस्लिम लीग मेंबर्स hailing from the area included in Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India। ठीक है, मतलब जब उनको पार्टीशन हुआ, जब उनको पाकिस्तान मिल गया तो जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आते थे दे वर एक्चुअली विड्रो, दे वेंट टू पाकिस्तान। Consequently, the total strength of assembly came down to 299 against 389। ठीक है, तो जब तक मुस्लिम लीग थे तब तक इट वॉज 389, बट जब मुस्लिम लीग गए यहाँ से तो इट बिकम 299। ठीक है, ओरिजिनली फिक्सड जो भी फिक्स हुआ था 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने इतना फिक्स किया था इंक्लूडिंग INC एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, बट पार्टीशन के बाद जो मुस्लिम लीग थी वो निकल गई, वो चली गई। ठीक है, तो वो इट बिकम 299। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंसेस, फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस, वर रिड्यूस टू 296 टू 229। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ जो इंडियन प्रोविंसेस थे, जो भी स्पेशली जो फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, इट वाज रिड्यूस टू 296 टू 229। ठीक है, क्योंकि कुछ तो पाकिस्तान में भी रहे होंगे। जो पाकिस्तान में बना तो वो पाकिस्तान में चला गया, जो इंडिया में था वो इंडिया में रह गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस वजह से ये सीट कम हो गई। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको इतना बताने की ज़रूरत है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोज ऑफ द प्रिंसली स्टेट फ्रॉम 1993 टू 70। ठीक है, ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट्स भी रहे होंगे तो उसमें से 23 जो है पाकिस्तान चले गए, 70 इंडिया में रह गए। ठीक है, सो तो टोटल आप जोड़ोगे 70 और 229 तो 299 हो जाएगा। अब अदर फंक्शंस जो था वो क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉ, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे और ऑर्डिनरी लॉ बनाए थे, और भी उस टाइम पे फंक्शंस थे जिसको उन्होंने परफॉर्म किया था। विल सी वन बाय वन। पहला तो ये था कि इट रेटिफाई द इंडियाज मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ में इन 1949। ठीक है, अब इन्होंने इंडियाज मेंबरशिप रेटिफाई किया इन द कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन कौन कौन से होते? देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लैंड था, जिस कंट्री को रूल किए थे वो लोग, उसका उन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट
आप ज्वाइन करो ही, बट अगर ज्वाइन करते हो तो इट इज़ नोन एज कॉमनवेल्थ नेशन। तो इंडिया ने रेटिफाई किया, ठीक है। जैसा कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह होता है आपने देखा होगा, तो उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उन कंट्री को ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो आई थिंक 50 से 55 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उनका एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो दे हैव एक्चुअली रेटिफाइड इन मे 1949। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। देखिए आप सब ये सब डेट याद रखिएगा। ये डेट जैसे स्टेट PSCs होती हैं, इवन UPSC में भी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है। आप ये डेट्स याद रखिएगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें ये डेट्स आते हैं, ठीक है। जैसे मे 1949, तो इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 1947, और इट एडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950, ठीक है। ये डेट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इट एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24, 1950। ये दोनों एक ही दिन हुआ था। इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। ये सब लोग हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ये पता है हम लोगों को, बट आप ये डेट पूछ सकते हैं, 24 जनवरी 1950। ये तीनों चीज़ें देखिए एक ही दिन हुई है। और एडॉप्टेड नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखो। और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, ओके। और मई 1949 को कॉमनवेल्थ रेटिफाई किया गया था, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। और क्या था, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज हैड 11 सेशन ओवर 2 years, 11 month and 18 days। देखिए ये भी, इस पर मैंने क्वेश्चन देखा है, पूछ लिया था कि कितने दिन में ये बना था, ठीक है। तो ये कितने टाइम लगा था, 11 सेशंस ओवर 2 years, तो 2 years 11 month 18 days, अप्रॉक्सीमेट 3 साल बोल सकते हो। तो कितने सेशंस थे, 11 सेशंस थे, 2 year 11 months and 18 days। The constitution makers had gone through constitution of about 60 countries and draft constitution was considered for 114 days, ठीक है। तो ये एक ड्राफ्ट इनको बनाने में ऑलमोस्ट 114 दिन लगा था, बट इन्होंने इससे पहले क्या किया, जो 60 कंट्री है, अबाउट 60 कंट्रीज, दे हैव मगअप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज, ठीक है। उसको देखने के बाद इन्हें जहाँ से जो चीज़ लगा कि हाँ यहाँ से ये ले सकते हैं, वहाँ से ये ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता है DPSP आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट US से लिया गया है, ऐसे से करके अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंट्रीज से ली गई थी, और उसका फिर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इट हैज़ बीन टेकन 114 days। The total expenditure incurred on making the constitution amount to 64 lakhs, ठीक है। तो पैसे की बात करते कितना पैसा खर्च हुआ था इसको बनाने में, तो लगभग जो है अप्रॉक्स 64 लाख रुपए लगा था, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है उस टाइम के हिसाब से, अभी हमें छोटा लग सकता है, बट उस समय के हिसाब से इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। एंड ऑन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन, ठीक है। उसी दिन जिस दिन नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसी दिन, ठीक है, ऑन 24 जनवरी 1950 को देयर वाज द लास्ट सेशन। उसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इट बिकम एज अ पार्लियामेंट, ठीक है। However, did not end and continue as
प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ठीक है, पहले ही बोल दिया हूँ मैं, बोलने की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल 24 जनवरी को लास्ट सेशन था, और उसके बाद ऐसा नहीं कि इसके बाद ख़त्म हो गया। 26 जनवरी 1950 से दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकम द प्रोविजनल पार्लियामेंट till the formation of new parliament after forced general election in 1951 to 52। ठीक है, तो उस अभी इलेक्शन नहीं हुआ था, तो प्रोविंशियल पार्लियामेंट उसको बनाया गया। इसके बाद फिर 1951-52 में इलेक्शन हुआ। इसके बाद इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लेज पार्लियामेंट। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी फुल फ्लेज पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, अभी आप देखोगे कि अब नया पार्लियामेंट बना है हमारा। ठीक है, उसमें सीटें बढ़ाई गई हैं, और जो हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है उसमें जो जहाँ पे जॉइंट सिटिंग होती है उसको एक सेंट्रल हॉल बोलते हैं। तो जो सेंट्रल हॉल है वो एक्चुअली में दैट इज़ द आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, वहीं पे वो सब सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अभी वो आई थिंक एज अ we can visit there. I think if we can go and we can see how our constituent assembly look like। ठीक है, मैं जाऊँगा कभी, अभी तो let's see when I can go and see that। Okay, so in 1951 and 52 after general election it has become the new parliament। Okay, so this is the end of this video. This is a very small video of 16 minutes। Okay, so we'll see more things about making of constitution. Thank you.